रहे हैं कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ phenotypes and genotype will be generated in the following tetrahybrid cross। इस टेट्राहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप और फिनोटाइप जनरेट होंगे। थोड़ा देखते ही आपको लगा यार अपने से डायहाइब्रिड क्रॉस ही नहीं हो रहा था, ये टेट्राहाइब्रिड क्रॉस क्यों कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा और घड़ी का जो टिक टिक है वो अगर मैं अभी से शुरू करूं, फटाफट से इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको फिनोटाइप भी निकालना है, जीनोटाइप भी निकालना है। मैं कुछ क्षणों के लिए रुक रहा हूं। आपने मुझे पॉज किया है, फटाफट से आंसर देखा यार। आंसर क्या ये आ रहा है क्या? अगर आपने पॉज करके सॉल्व किया है तो क्या आंसर इतने बड़े बड़े आ रहे हैं क्या? आपको अचंभा होगा, हाँ यार आंसर तो कुछ कुछ ऐसा ही आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये आंसर निकाल लिया, लेकिन इसको निकालने में आपको बड़ा जोर आया होगा अगर आपने निकाला है तो। जेनेटिक्स बड़ी शानदार सी चीज है। अगर आप एक सीएसआर नेट का सिलेबस देख रहे हैं तो इतनी सारी चीजें जेनेटिक्स में होती है जिसको हम लोग एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि आपको जेनेटिक्स के साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी पढ़नी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जेनेटिक्स के साथ हमेशा पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ो। कुछ इसमें से बड़े यूनिक टाइप के टॉपिक्स भी होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी सिलेबस में घुसा रखे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। थोड़ा सा बायोस्टेट्स और थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यही सिलेबस। अगर आप आईआईटी जाम के लिए मेरा वीडियो आपने खोला है तो आपने देखा होगा कैलकुलेशन वाली दो जगहों पर मामला है पूरा का पूरा, जेनेटिक्स और आपका इवोल्यूशन। ये दोनों ही कैलकुलेशन है बेसिकली। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को ये हार्डी विनबर्ग और आपका सिलेक्शन स्पीसिएशन, इन सबको हम लोग एक ही कंसीडर करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जिसमें मैं सब्जेक्ट पर दिमाग लगाता हूँ, यूनिट्स नाम के शब्द पर मैं दिमाग नहीं लगाता। अगर आप गेट एक्सेल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपके जेनेटिक्स है, और अगर आप गेट एक्सेल जूलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉटनी की जगह पर, तो आपके जेनेटिक्स की यूनिट ये वाली है। लगभग हर एग्जाम के अंदर जेनेटिक्स आता है। तो सवाल ये आता है यार एक महीने में जेनेटिक्स कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे सवाल करूं कि ज्यादा नंबर लाने की जो स्ट्रेटजी है सीएसआर नेट में, वो यूनिट वाइज तैयारी से होती है सब्जेक्ट वाइज? इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को जरा एक बार देख लीजिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। हमने ये जो जेनेटिक्स का मामला है पूरा का पूरा, उसमें हम डिफाइन करते हैं कि भाई आप इसको ऐसे तैयार कीजिए। मैंने कहा भाई चलो ऐसे तैयार कर लेते हैं। आपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की, एक बार दूसरा वीडियो और मेरा जरूर देखिएगा कि हम लोग एक्चुअली करना क्यों चाहते हैं इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। हम लोग क्यों कहते हैं कि आपको हमेशा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन ही करनी चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स को पूरा करने के लिए लगभग 25 सेशन चाहिए और 40 घंटे चाहिए। और इस तरह का कोर्स हमारा जून बैच में शुरू हो रहा है, जो कि 3 जून से शुरू हो रहा है। जरा सा इसी बात पर दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। अब आप सोचोगे यार सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई, सॉल्यूशन भी तो बताओ। सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन एक बार इस सवाल को दोबारा से देखें। जीन ए यानी कि ये वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है अपना लील के साथ, और जीन बी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो ए बी और ए बी को अगर क्रॉस कराओगे तो रेशो क्या आएगा? आपने कहा सिंपल सा डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो है और आपको फिनोटाइप निकालना है, तो 9331 निकाल लो। क्या ये सही है? नहीं यार ये सही नहीं है। अगर इसका इंस्टेंट आंसर निकालोगे तो आंसर ये आएगा 363121। कैसे ये सवालों को सॉल्व किया जाता है, जरा सवाल सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी देखते हैं हम लोग करते कैसे हैं इसको। मैंने आपसे कहा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर देयर, जरा सा देख लेते हैं। पहले तो मैंने कहा यार मैंने जो बचपन में सीखा था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब मोनोहाइब्रिड को हेट्रोजाइगस को क्रॉस कराते थे तो फिनोटाइप का रेशो आता था 1:3:1। लेकिन किसी भी दूसरे क्रॉस को अगर क्रॉस कराते हैं तो फिर हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि फिनोटाइप क्या आएगा। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये सवाल सोल्व करना है तो आप कहो कि यार मोनोहाइब्रिड क्रॉस for the A multiply by the monohybrid cross for the B multiply by the monohybrid cross for the C multiply by the monohybrid cross for the D। असल में इन सब के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी का एंड लगा देना चाहिए। आपने कहा यार ये प्रोबेबिलिटी क्या है भाई साहब? मैंने कहा टेंशन मत लो, प्रोबेबिलिटी भी सीखेंगे। पूरे के पूरे कोर्स में हमारा जो सेकंड सेशन होता है प्रोबेबिलिटी का, वो यही होता है कि एक्चुअली एंड क्यों लगाना है। जरा ध्यान से देखते हैं इस सवाल को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। अगर मुझे करना है ए ए अगर क्रॉस करवाओगे तो ये रेशो हमेशा 1:1 ही आएगा, कुछ भी कर लो। इसको इससे क्रॉस कराओगे तो एक ही टाइप का फिनोटाइप बनेगा और वो होगा ए टाइप का। आपने कहा हाँ। अगर इसको इससे क्रॉस करवाओगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक बी टाइप का ही फिनोटाइप बनेगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं।
जो कि कैपिटल बी ही होगा। इसको इससे क्रॉस कराओगे तो दो तरह के फिनोटाइप बनेंगे, सी और स्मॉल सी, जिनका रेशो होगा 1:1। आपने कहा हाँ यार। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इस वन के इन जगहों पर मल्टीप्लीकेशन का निशान लगाता जा रहा हूं। इसको इससे क्रॉस करवाओगे तो जो फिनोटाइप आएगा वो डी रेशो स्मॉल डी आएगा, और ये आएगा 3:1। अगर जरा इन सब को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या होने वाला है, जरा देखते हैं ध्यान से। ये आंसर होने वाला है ये। 1:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3131 आएगा। आसान था ना? आसान तो होगा ही। ऐसा ही कुछ क्या मैं जीनोटाइप के लिए भी कर सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने वापस से इसको पूरा का पूरा मिटाया और इस जगह पे फिर से मैंने कहा यार मुझे जीनोटाइप सॉल्व करना है टेट्राहेब्रिड क्रॉस के लिए। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं इसके, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। उसके भी एक एक टुकड़े कर लेते हैं। अगर मैं इसको इससे क्रॉस कराऊं तो जीनोटाइप का जो रेशो होगा, दो ही तरह के जीनोटाइप बनेंगे, इट इज ए एंड ए, और इनका रेशो होगा 1:1। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। क्या ऐसा ही कुछ इस वाले केस में, अगले वाले केस में भी होने वाला है क्या, जिसमें कि हम बात करेंगे ए बी बी, और बी बी रेशो बनेगा 1:1। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1:1:1:1:1। आपने कहा हाँ यार होएगा तो सही। मैंने कहा यार चलो सीडी के लिए बात कर लेते हैं। सीडी का जो मामला है उसमें अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 1:1, और इसको मैं करूंगा तो ये बनेगा 1:1। अगर इसको पूरे को आप मल्टीप्लाई करो दोनों को तो इस तरीके से यहां पर आएगा आपका, जिस जगह पे मुझे मल्टीप्लिकेशन लगाना है, और ये होगा 1:1, और एक बार फिर 1:1। आपने कहा हाँ यार बात तो सही है। अगर मैं इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर, मजे की बात है, यही आने वाला है। आसान था, बहुत आसान था। इसमें सिर्फ एक कॉमन सेंस लगाना है आपको। कितने भी हाइब्रिड पूछ ली जाए, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, ऑक्टा हाइब्रिड, जितने भी हाइब्रिड, मैं मोनो हाइब्रिड से शुरू करूंगा, और हर चीज एक्चुअली सिर्फ मोनो हाइब्रिड होती है। ध्यान दीजिएगा, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है, बेसिक प्रोबेबिलिटी पर है, बहुत बहुत आसान है, चीजें कठिन नहीं हो सकती। मैं जरा अगला अपने अगले सवाल पर फिर से आ जाऊं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिया था, और मैंने यहाँ पर कहा कि भैया जी ये वाला जो रेशो है ये क्या है। आप में से कुछ लोगों ने शायद सवाल सोल्व किया हो और आपका आंसर ये आया हो। जरा देख लेते हैं वापस से। अगर मैं कैपिटल ए और इसको क्रॉस करवाऊं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो रेशो आएगा वो वापस क्या होगा, वही वाली ट्रिक अपना रहा हूं, 1:2:1। ध्यान दीजिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहां पर हम कहते हैं कि एक तो ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा। ये फिनोटाइप अलग है, ये फिनोटाइप अलग है, और ये फिनोटाइप अलग है। मजे की बात है ये असल में जीनोटिपिक रेशो को ही फिनोटिपिक रेशो की फॉर्म में दिखाएगा। हमने कहा ये तो हो गया मामला ए का। और अगर मैं बी पर जाऊं तो बी का रेशो क्या होगा, तो आपने कहा 3:1, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट रेसेसिव। कैसा मामला है, ऐसा वाला मामला। ये हो गया आपका बी का। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3:6:3:1:2 और 1, और यही आंसर आपका आ रहा होगा। ये जो हमारा जेनेटिक्स का कोर्स है ये कुल मिलाकर 27 दिन का है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे डे 1 से, जो कि बेसिक कीवर्ड्स ऑफ द जेनेटिक्स होगा। सेकंड डे होगा हमारा 12th लेवल बेसिक्स ऑफ द मेंडल्स लॉ। उसके साथ ही हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स जो अभी अपन ने की है वो थर्ड क्लास है असल में, उनकी प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करवाएंगे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हमारे कोर्सेज सिर्फ डे 1 से ज्वाइन किए जा सकते हैं अगर आप लाइव कोर्स ज्वाइन करते हो। अगर आपको लगता है हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग तो कभी भी कर सकते हैं। तीसरे दिन पर हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के क्वेश्चन जो कि हायर लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी के होंगे उनको सॉल्व करेंगे। पांचवा दिन पीडिग्री एनालिसिस, छठवां दिन अगेन पेडिग्री एनालिसिस की डिटेल क्वेश्चंस जो होती है इन डेप्थ वाली। और फिर होगा हमारा एक चिड़िया उड़ असेसमेंट। चिड़िया उड़ क्या होता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देखें। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, 3 दिन हम डेडिकेटेडली जेनेटिक मैपिंग, जो अलग अलग तरह की मैपिंग है, लिंकेज मैपिंग, आपका माइक्रोबियल जेनेटिक्स वाली जो मैपिंग होती है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन मैपिंग, उसके अलावा डिलीशन मैपिंग, आपका जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड मैपिंग, वो सारी के सारी लेंगे। फिर हम लेंगे 13वें दिन म्यूटेशन, 14वें दिन न्यूमेरिकल जो म्यूटेशंस होते हैं जिसमें क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में बात करते हो, रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसपोजिशन, और फिर एक बार फिर से चिड़िया आउट सेशन। चिड़िया आउट सेशन बीच बीच में लाने का सिंपल सा पर्पस होता है कि आप पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो,
सवाल सोल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो स्ट्रेस में। स्ट्रेस बड़ा खतरनाक होता है। फिर आपका पहला टेस्ट यहाँ पर हो रहा है 18वें दिन। उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स शुरू होगी। 4 सेशन हम डेडिकेटेडली हार्डी विनबर्ग पर काम करेंगे, जिसमें कि हम बेसिक ऑटोसोमल जो अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एक्स लिंक रेसेसिव, उसके बाद मल्टीपल लिज्म पर बेस्ड, सेक्स क्रोमोसोम पर बेस्ड, उसके अलावा हायर लेवल जिसमें सिलेक्शन कोफिशिएंट, म्यूटेशन कोफिशिएंट, रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट, माइग्रेशन कोफिशिएंट, इन सबको कैलकुलेट करते हुए हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे। 23वां दिन एडेप्टिव रेडिएशन और मॉडिफिकेशन का होगा। 24वां दिन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म स्पेसिएशन। देन एक बार फिर 26वें दिन चिड़िया आउट सेशन, और लास्ट में इस पूरे का टॉपिक का ऑनलाइन टेस्ट। ये 27 दिन की स्ट्रेटजी है। कोर्स फी है 3000, सिंपल सा 1 महीना, जिसमें कि आप बहुत कुछ सॉल्व कर जाओगे। लेकिन एक बार फिर पी डिग्री का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मजा भी आना चाहिए। फादर को पीकेयू है, उसका एक बेटा है, उस बेटे का नाम मैंने बोल दिया ए, एक्स बोल देते हैं। इसकी मदर को पीकेयू है, और इसके इसके बेटे का नाम है वाई। दोनों की शादी हो गई, अपनी अपनी दुल्हन को लेके आए। इन दोनों के बच्चे हुए, अलग अलग गांव के लोग हैं, ये बहुत दूर कोई गांव है। इसको बेटा हुआ और इसको बेटी हुई, दोनों की शादी की बात चली और दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि अरे, इसने कहा मेरे पिताजी की माँ को पीकेयू था। इसने कहा अरे हाँ हाँ, मेरे पिताजी की माँ को भी पीकेयू था। अब ये बड़ा टेंशन में है कि हमारा बेटा पैदा होने वाला है। इनको पता था, अमेरिका में रहते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन में अलाउड है। बेटा पैदा होने वाला है, बेटे को पीकेयू होने के चांस क्या है। वो मेरे पास आए, मैंने कहा यार टेंशन ज्यादा मत लो, आंसर तो 1/16 ही आएगा। 1/16 चांस है, ज्यादा टेंशन मत लो। ये सवाल सॉल्व कैसे किया, आप एक बार कोशिश कीजिएगा।